And welcome back after the break. आप देख रहे हैं पहचान, a conversation with me Sidra Iqbal, and we are still in conversation with the very wonderful Dr. मंजूर अहमद साहब. हम यहाँ उनसे बात कर रहे थे हायर एजुकेशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और उससे भी बढ़कर ये कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तानियों के उस जज्बे के हवाले से कि कुछ करने की लगन तो थी, थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, कई लोगों ने गैप ईयर भी लिया, कई लोगों ने ये तगदो भी जारी रखी कि अब आगे उन्हें क्या करना है. डॉक्टर साहब भी उन्हीं में शामिल हैं. सर, आपने जब पाकिस्तान में आप आए तो सबसे पहले तो आपने जैसे ख़ुद कहा कि एक गैप ईयर लिया और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि अब आप मेडिसिन नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे. कुछ हमें उस वक्त का हाल अहवाल बताएं कि किस तरह था, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, उस वक्त के लोगों का क्या ख्याल था. असल में पाकिस्तान के बनने के बाद हालात में बड़ी तब्दीली आ गई. यानी ज़ाती तौर पर मेरे फैमिली वाले तो इस बात के लिए तैयार थे कि मुझे एजुकेशन में सपोर्ट करें, मगर ज़ाती तौर पर मुझे ये बात बड़ी खलती थी कि मैं 5 साल तक फिर मैं उन लोगों पर कि जो डिस्टर्ब होकर हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे और अभी अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मैं 5 साल तक उनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाऊँ. सही. तो ये वल्लाह आलम मेरी उफ्तार तबाह है गालिबन ये. तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया तो मैंने एक वजह मेरे मेडिसिन छोड़ने की वो ये भी थी, सच्ची बात ये. और वो जो 6-7 महीने मेरे यहाँ पर गुजरे हैं उनको मैंने ज़ाया नहीं किया था. उनको मैं क्या करता वहाँ पर, खैर दिन भर घर में खाली आदमी नहीं पड़ा रह सकता. तो मैंने उस ज़माने में बर्मा शेल में नौकरी कर ली. अच्छा. तो बर्मा शेल में मैं बिलिंग क्लार्क था. ओके. और वहाँ से फिर आपने तालीमी सिलसिला अपना नहीं, मैंने फिर वो उसके बाद छोड़ दिया, छोड़ के कॉलेज में दाखिला लिया. मुझसे लोग कहते थे कि दोनों काम कर लो, पढ़ भी लो और ये नौकरी भी करते रहो. मैंने कहा नहीं, मुझे ये नौकरी करना नहीं है. सही. ये नौकरी मेरा मुस्तकबिल नहीं है. आई डोंट वांट टू बी ए क्लार्क इन बर्मा शेल. तो मैं पढ़ूँगा बिल्कुल, कुल वक्त ही मैं तालिब इल्म होऊंगा. तो मैंने फिर छोड़ के वहाँ से नौकरी के दिन इस्तीफ़ा दिया. जब कॉलेज में दाखिले शुरू हुए और मैंने कॉलेज में दाखिला लिया. डॉक्टर साहब, आप इतनी नफीस उर्दू बोलते हैं, और ये मैं बात जहन में आ रही थी बिकॉज़ आपकी वाबस्तगी भी रही है मीडिया से. तो आज जब आप टेलीविज़न पे लोगों को बड़े मिले जुले तरीके से बोलता हुआ देखते हैं कि ना अंग्रेज़ी पूरी बोल रहे हैं ना उर्दू पूरी बोल रहे हैं, आपके जहन में क्या ख्याल आता है उस वक्त? नहीं, इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि बचपन में हमारी जो तालीम हुई, मेरी 6-7 साल तालीम तो घर पर होती रही. सही. अच्छा, उसमें थोड़ी बहुत फ़ारसी और अरबी बिल्कुल ये हमको सिखा दिया करते थे शुरू में. तो हमारी उर्दू निस्बतन बेहतर हो जाती थी, इसलिए कि उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज फ़ारसी या अरबी से आए हैं. हिंदी से भी आए हैं कुछ ब्रैकेट से भी आए हैं, लेकिन उर्दू फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा हैं. तो इस वजह से ज़बान बोलने में मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई. अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ज़ाती तौर पर मेरे उस्ताद जो थे डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने गुफ्तगू के दौरान कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए. तो उन्होंने मुझे डांटा, कहने लगे या तो उर्दू बोलो या अंग्रेज़ी बोलो, ये मिला जुला के मत ये मिला जुला के ये ज़ुबान जो है ये सही नहीं, मुनासिब नहीं. अच्छा, आज तो माहौल काफ़ी बदल गया है डॉक्टर साहब. यानी अगर हम क्लासरूम की ही बात करें तो पहले तो हम कहते थे ना, असातिज़ा हमारे यहाँ बहुत इस बात पे फोकस करते थे कि खामोशी हो. ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो तालिब इल्म हैं वो पलट कर कोई बदतमीज़ी करेंगे या कभी कोई रूड सवाल करेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये तमाम अनासर आपको नज़र आते हैं हमारे आज के तालिब इल्म में. आप क्या कहेंगे? असल में 2 वजूहात हैं इसकी. एक बात तो यह है कि पहले के ज़माने में तालिब इल्म जो तालीम हासिल करना चाहता था वो वाकई तालीम हासिल करना चाहता था. आजकल के ज़माने में ज़बरदस्ती जाते हैं. दूसरी बात यह है कि क्राउड आजकल बड़ी हो गई है. सही. तो जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर एक थोड़ा सा एक हलचल मची रहती है. तो उसकी हलचल की दूसरी बड़ी वजह यह भी है. और तीसरी बात यह है कि पहले ज़माने में आमतौर पर मुतवस्सित तबके के लोग पढ़ने जाया करते थे, और आजकल तकरीबन हर तबके के लोग पढ़ने जाते हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो उसमें फिर परेशानी ये रहती है कि उनके जो तहज़ीबी जो सतह होती है वो मुख्तलिफ होती है हर जगह से. तो चूँकि तहज़ीबी सतह मुख्तलिफ होती है तो वो बच्चा के जो एक ख़ास माहौल से आ रहा है, वो एक ख़ास ज़ुबान बोलता है, उसको गालियाँ भी अच्छे तरीके से याद होती हैं. वो गलियों में खेलता भी है, स्ट्रीट स्मार्ट भी होता है. हाँ, स्ट्रीट का पार्ट होता है. वो गिल्ली डंडा खेलता है, वो लड़ता भिड़ता भी है आपस में, गाली गुफ्ता भी करता है. तो वो चले आते हैं.
मिडिल क्लास के जो लोग आते हैं वो निस्बतन कम गाली बकते हैं, मगर आजकल वो भी बकने लगे। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कोई भी आजकल का माहौल अगर आप देख लें, कोई भी इदारा देख लें, एक बात तो तय है कि हमें फिर भी इस जो हमारे असातिज़ा का जो एहतराम है वो लाजिम है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, आप प्लीज़ बैठिए। जी जी। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो सिलसिला जारी रहेगा। आपने ये भी बताया कि मीडिया से आपकी इंटरेक्शन रही, यानी मेरे ख्याल में 80s में 90s में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए टेलीविज़न पे भी, 1970 की दिहाई में आप रेडियो से भी मुंसलिक रहे। तो क्या देखते हैं आज का जो मीडिया है वो तो बड़ा लाउड है, वो भी बड़ा अग्रेसिव हो गया है, हर वक्त ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। आप फॉलो करते हैं न्यूज़ को? हाँ, एक बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मीडिया से मेरी वाबस्तगी कोई 70s 80s 90s की नहीं है, बल्कि ये 50s की है। ओके। यानी जब मैं तालिब इल्म था तो मैं रेडियो पाकिस्तान में तलबा का प्रोग्राम करने जाया करता था। उसके बाद फिर मैं अक्सर रेडियो पाकिस्तान जाया करता था। तो ये तो मेरी पहली वाबस्तगी है। टेलीविज़न जब कराची में क़ायम हुआ था तो शुरू में इब्तिदा में उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए थे उसके अंदर बाज़ प्रोग्रामों के अंदर मैं जाया करता था, मैं बाज़ प्रोग्रामों को कंडक्ट भी करता था। तो टेलीविज़न से मेरी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स में बहुत फ़र्क आया है, उनके रवैयों में, उनके एटीट्यूड्स में, लेकिन उससे भी बढ़कर ये, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मीडिया से भी मुंसलिक रहे हैं और 80s में 90s में, इसके अलावा मेरे ख़्याल में जब क़याम हुआ था पाकिस्तान टेलीविज़न का, उस वक्त आपने कई उनके साथ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए, रेडियो के साथ भी वाबस्तगी रही। तो ये जो आजकल इतना इंतशार है, सारी चीज़ बड़ी रेड होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ हर 2 मिनट बाद आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, आजकल जो मीडिया है और ख़ास तौर पे प्राइवेट मीडिया, ये बुनियादी तौर पर तो ये एक तिजारती कंसर्न्स है। अच्छा। यानी बुनियादी तौर पर ये जो जिन लोगों ने चैनल्स खोले हैं, माफ़ कीजिएगा ये मैं ये एक ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो मुमकिन है किसी चैनल के ऊपर नहीं दुरुस्त साबित होता हो, लेकिन आम तौर पर ये लोगों ने इसीलिए खोले हैं कि वो उससे पैसे कमाए जा सकें। तो ये कमर्शियल कंसर्न्स हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ वो फिर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम फ्राहम करते हैं। अच्छा, अगर कमर्शियल कंसर्न है तो उसकी मुनासिबत से प्रोग्राम उनको देखना पड़ता है कि लोग उसको देखें, तो उसके अंदर इसी वजह से इंटरटेनमेंट का पहलू ज़्यादा है। सही। और जो एक इल्मी या मालूमाती पहलू होता है वो निस्बतन कम है। तो इंटरटेनमेंट होगा तो बीच बीच में कुछ मालूमात वो दे देते हैं, तो वो उससे कुछ फ़ायदा हो जाता है। बाज़ मीडिया उसमें अच्छे हैं, बाज़ मीडिया उसमें इतने अच्छे नहीं हैं। बाज़ मीडिया उसके अंदर यानी वो जो पहले के कुछ इधर उधर से प्रोग्राम लेके भी चला देते हैं, लेकिन बाज़ मीडिया अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे इसका अफसोस नहीं है कि ये प्राइवेट एंटरप्राइज़ इतने बहुत सारे हो गए। प्राइवेट एंटरप्राइज़ में फ़ायदा ये होता है कि जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में बेहतर परफॉर्म करने की लोग अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जहन में आ रही है, क्योंकि यहाँ हम मीडिया का भी जिक्र कर रहे हैं, अगर हम फ़ॉरेन मीडिया की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान पे छाप लगा देते हैं कि जी यहाँ पे इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है या यहाँ पे दहशतगर्दी की पनाहगाहें मौजूद हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, ये मज़हब तो सलामती का पैगाम देता है, और आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की प्लानिंग में भी हिस्सा लिया था, और साथ ही साथ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो थी पाकिस्तान की अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट रेजीम, उसका भी आप हिस्सा रहे। तो ये जो कन्फ्यूजन है वेस्ट की पाकिस्तान के हवाले से, हमारी इस्लामी शनाख्त के हवाले से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर तो कसूर हमारा है। हमारा कसूर इसलिए है कि हमने उसके वजूहात बिल्कुल दूसरे हैं कि ये तशद्दुद, ये जो शिद्दत पसंदी हमारे यहाँ आ गई है, क्यों आई है? लेकिन शिद्दत पसंदी हमारे यहाँ आ गई, ये इस्लाम का इमेज नहीं है। इस्लाम के बुनियादी माने तो सलामती के हैं, और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हमको कहीं ये नहीं मिलता कि उन्होंने तशद्दुद के ज़रिए इस्लाम को फैलाने की कोशिश की हो। बाद में जो जंगें लड़ी गई हैं, उन जंगों के अंदर मिक्स्ड मोटिवेशन हुआ करता था। नाम तो ये लेते थे कि वो इस्लाम का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके अंदर जो एक फतूहात का जज्बा होता है और एक हुक्मरानी का जज्बा होता है, वो उसको तक़वियत मिलती थी। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हुक्मरानी करते थे।
تو وہ وہاں پر تو موٹیویشن ہو سکتا ہے، لیکن ابتدائی موٹیویشن اسلام کا پیس کا تھا، سلامتی کا تھا، بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے یہاں پر ان لوگوں نے جو یہ شدت پسند تھے، یہ شروع ہوا اصل میں ہمارے یہاں سلسلہ جب سے ہم نے، اب ذرا معاف کریں مجھے تھوڑی سی ایسی باتیں کرنی پڑیں گی جس سے کچھ لوگ متفق نہیں ہوں گے، صحیح، تو ہمارے ہاں جب سے اسلام کی ایک نیا سلوگن اس کو ملا کہ اسلام جو ہے نظام حیات ہے، اور نظام حیات کے معنی کہ جی وہ سیاسی نظام بھی ہے، وہ معاشی نظام بھی ہے، وہ معاشرتی نظام بھی ہے، وہ اور ہر قسم کا مطلب یہ کہ نظام، ان سینس یہ بات درست ہے کہ یہ نظام ہے، لیکن نظام کو پھر نافذ کرنا، اچھا نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ کا ہونا، یعنی جو سینکشن کرتی ہے اس اتھارٹی کا ہونا، اتھارٹی کے معنی حکومت پہ قبضہ کرنا، حکومت پہ قبضہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو ویسے نہ ملے حکومت تو زبردستی قبضہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل کر آئی ہیں، خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے اندر، اور اس ملک میں ہندوستان پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں کے اندر بھی چند جماعتیں ہیں ایسی کہ جو اس نقطہ نظر کی حامی ہے، مگر یہ نقطہ نظر اب آج کل بڑا پھیل چکا ہے اور لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ جو شدت پسند ہے، یہ شدت پسند کو نزدیک یہ بنیادی طور پر تو ان لوگوں کا علم بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے ہی نہیں، دنیا کے متعلق نہیں جانتے، موجودہ زمانے کے طرز حکومت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، موجودہ زمانے کے جو معاشی تقاضے ہیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو ان کی ایک محدود نقطہ نظر ہے یہ، اور یہ اسلامی نظام کے قائم کرنے کے معنی صرف ایک سمجھتے ہیں کہ آپ چور کا ہاتھ کاٹ دیں، کہ آپ قاتل کو قتل کر دیں، یعنی مطلب یہ کہ جو قانون ہے، قانون ہے شریعت کے وہ آپ ان کو نافذ کر دیں تو اسلامی شریعت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور پھر اسی حوالے سے بنتا ہے کہ پاکستان پہ ایک اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو اقلیتیں ہیں، جو مذہبی اقلیتیں ہوں یا اس کے علاوہ بھی جو دوسری اقلیتیں بنتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بتدریج تنزلی آئی ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں تھا۔ اگر آپ 80 کی دہائی دیکھیں، 90 کی دہائی دیکھیں، بہت آپس میں ایک کارڈیل طریقے سے ہی رہ رہے تھے، لیکن پھر یہ دراریں کیسے پڑیں، اور اس میں آپ کن فیکٹرز کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کیا؟ نہیں، اس میں ایک بالواسطہ اثر رہا ہے اس کا، یہ جو شدت پسندی آئی ہے نا، اس میں بالواسطہ اثر رہا ہے کہ پھر وہ جو اسلام اور کفر کی جنگ، جی یہ انڈر لائن نیچے دبی ہوئی یہ چیز ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی یہ لوگوں کا طرز زندگی بدلا ہے، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں تو بات کے اندر وہ اس کو ڈینائی کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم تو سب کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مذہب لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے، میرا مذہب میرے ساتھ ہے، لیکن عملاً وہ ان کو اپنے سے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں کہ وہ صحیح مذہب اختیار کرتے ہیں، باقی لوگوں کے مذاہب غلط ہیں۔ صحیح۔ دس انڈیڈ از اے ویری پروفاؤنڈ کانورزیشن۔ ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں بظاہر ایسی لگتی ہیں کہ آسان باتیں ہیں، اور یہ آبزرویشنز آپ کی بھی ہوں گی، بٹ آئی تھنک دس از اے پرابلم وچ از ویری ڈیپ روٹیڈ، اور اس کو کریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سولوشنز کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسری آبزرویشنز جو ڈاکٹر صاحب کی ہیں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے، اور خصوصاً the role of higher education, how can it correct the problem، اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔